नमस्कार। भारत युवाओं का देश है। युवाओं में शक्ति है, उत्साह है और कुछ कर गुजरने की ललक है। उन्हें चाहिए तो बस एक राह और एक प्रेरणा। और ऐसी ही एक प्रेरणा स्रोत को आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है, जो हैं एक युवा आईपीएस अधिकारी, हिसार जिले की एएसपी उपासना। उपासना जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू किरण जी। देखिए, जब भी कोई यंग ऑफिसर आते हैं नियुक्त होकर, तो लोगों में उनको जानने की बहुत उत्सुकता रहती है। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में कुछ बताइए, जैसे आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है और आपका बचपन कैसे बीता। जी, मैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, उससे 15 किलोमीटर्स दूर है नांगल मुंदी मेरा गांव, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली में फादर, मदर और सिस्टर हैं और ब्रदर हैं। तो फादर का खुद का स्कूल है मेरे गांव में ही, वो पढ़ाते हैं। मेरा ब्रदर है, वो भी फिजिक्स पढ़ाता है स्कूल में। उसके अलावा सिस्टर है, वो डॉक्टर हैं। मदर भी किड्स को पढ़ाती है स्कूल में। मेरी इनिशियल स्कूलिंग 10th तक मेरे खुद के गांव के स्कूल से ही हुई है। उसके बाद 12th मैंने महेंद्रगढ़ से की है। ग्रेजुएशन के लिए मैं IIT BHU गई थी बनारस में, वहाँ से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। उसके अलावा उसके बाद मैंने 1 साल सर्विस टैक्स में एज ए इंस्पेक्टर जॉब की थी। उसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ। उपासना जी, आपने जैसे अभी बताया, तो आप बहुत ही मेधावी छात्रा रही होंगी बचपन से ही। आपने IIT से भी ग्रेजुएशन किया, IIT आप पास आउट हैं। तो IPS बनने का विचार आपके मन में कैसे आया, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? जी, इसके लिए एक्चुअली मेरे दादाजी का कहीं ना कहीं योगदान है। मेरे दादाजी थे, तो बचपन में 10th के बाद मैं उनके पास कभी भी जाती थी तो दादाजी के पूछते थे कि क्या बनना है आपको। मैं बोलती थी IIT में जाना है। दादाजी का कहना था कि नहीं, मतलब SP बनना है, DC बनना है। तब तक मैं ये नहीं बोलती थी कि DC बनना है, तब तक दादाजी जाने नहीं देते थे। तो यहाँ से वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर लाइक कि DC और SP बनने का कुछ है, मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ें दिमाग में आनी स्टार्ट हुई थी। उसके अलावा पहले तो हमने लाइक स्कूल के फंक्शंस होते थे, तो वहाँ पे DC आते थे या SP आते थे, तो वहीं पे देखते थे, लेकिन उनका क्या रोल होता है उनके बारे में इतना नहीं पता था। तो कॉलेज में गए तो वहाँ पे 3rd ईयर में आके देखे कि कुछ बच्चे UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमने भी जानने की कोशिश की ये क्या होता है, क्योंकि उससे पहले ये नहीं पता था कि इस तरीके का कोई एग्ज़ाम होता है। तो फिर पता लगा कि अच्छा, इसी से IAS IPS बनते हैं, DC SP इसी से बनते हैं। तो हमने भी सोचा कि ठीक है, हम भी एक बार ट्राई करते हैं, ये वाला एग्ज़ाम देते हैं। फिर पेरेंट्स से डिस्कस किया तो उन्होंने भी बोला कि हाँ, एक बार आप ट्राई कर लीजिए। तो वहीं से कहीं ना कहीं लाइक दादाजी का कहीं ना कहीं योगदान था और पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट था, जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए। जी, इसका मतलब आपके दादाजी आपके प्रेरणा स्रोत रहे। जी। तो जब आपने IIT के अंदर आपने एडमिशन लिया, तो क्या उस समय भी आपके दिमाग में यही था कि आपको सिविल सर्विसेज में ही जाना है? जी, जब मतलब आए थे 1st ईयर 2nd ईयर में इतना कुछ नहीं था। दादाजी की बातें थी जरूर, लेकिन ये नहीं पता था कि बनना कैसे है, इसके लिए एग्जाम क्या होता है, ये कुछ नहीं पता था। वो 3rd ईयर में आके जब बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमने देखा कि ये क्या होता है, तब इसके बारे में हमें पता चला कि अच्छा, ये इसी एग्जाम से IAS IPS बनते हैं। जी, अभी जैसे आपने बताया कि वहाँ पे आपके कॉलेज में बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आजकल हम देखते हैं कि बहुत से IIT और IIM के भी बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो सिविल सर्विसेज को अपने कैरियर के रूप में चुनते हैं। तो आपको क्या लगता है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? जी, जहाँ तक सिविल सर्विसेज का बात है, वो आपको इतना वाइड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि आप काफ़ी लोगों से जुड़ सकते हैं, काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम्स आप सोल्व कर सकते हैं, और जो प्रॉब्लम्स है वो विजिबल, मतलब आप अपनी आंखों से उसका सोल्यूशन होते हुए देख सकते हैं। इतनी बड़ी रीच है, इतना आप जल्दी किसी को भी, कोई किसी की प्रॉब्लम है वो सोल्व कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि हाँ, मैं विजिबल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो इसलिए मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी लोग स्पेशली IIT IIM से लोग इस फील्ड को चुन रहे हैं। जी, क्योंकि बच्चों का क्या होता है कि IIT पास किया, उसके बाद विदेश चले गए, वहाँ पे जाके वो बहुत अच्छा उनको पैकेज मिलता है और वो करते हैं। आपने IPS को चुना, तो आपको क्या लगता है, आपके लिए आपको यही लाइन बेटर लगी, या IIT अगर करके आप जॉब करते प्राइवेट कंपनीज में तो वो आपके लिए अच्छी रहती? जी, मैं तो यहाँ पे आने के बाद काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब मैं जो लोगों की प्रॉब्लम्स है, लोग हमारे पास आते हैं स्पेशली IPS में, तो कि हम तुरंत उनको जो भी सोल्यूशन होता है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लाइक सोशल सर्विस भी हो रही है,
लोगों से हमारा इंटरेक्शन भी काफ़ी हो रहा है, तो मैं इस सर्विस में ज़्यादा खुश हूँ रादर देन आई थिंक प्राइवेट जॉब में जाने के। जी बहुत अच्छा। और हमारे प्रदेश को, हमारे देश को आप जैसे ऑफिसर्स की बहुत ज़रूरत है। और एक छोटा सा मैं सवाल करूँगी आपसे कि आप हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले से हैं, जो थोड़ा सा मतलब फिर भी हरियाणा के अगर बाकी देखा जाए तो थोड़ा सा पिछड़ा माना जाता है। तो वहाँ से आप एक गांव से उठ के आपने आईपीएस तक का सफ़र किया अपना, तो आपको किसी तरह की क्या सामाजिक हमारा जो वातावरण है उसको देखते हुए किन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि अक्सर हमें सुनने में यही आता है कि लड़कियों के लिए तो टीचिंग लाइन बहुत अच्छी है, तो ऐसे एरिया से आप मतलब आके और एक पुलिस ऑफिसर बनना, ये सफ़र कैसा था आपका? जी एक्चुअली मेरे गांव से मैं पहली लड़की थी, पहली लड़कियां कोई भी हमारे इसमें सिविल सर्विसेज में जो आया था तो मैं पहली थी। तो इसमें कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट रहा है, उन्होंने मेरा जो डिसीजन था उसको पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने प्रेशर नहीं बनाया कि नहीं आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो भी उन्होंने कि नहीं नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, तो इस तरीके से उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। लेकिन आपने सही बोला कि कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए थोड़ा सा टफ रहता है। पेरेंट्स के साथ साथ जो आस पड़ोस के लोग हैं वो थोड़ा ज़्यादा ताने मारने लग जाते हैं कि एक दो अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो वो बोलने लग जाते हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत होती है कि बच्चों का शादी करनी है या इस तरीके का जो भी प्रेशर होता है। तो मेरे लिए ये अच्छा रहा कि पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, तो जिसकी बदौलत मैं यहाँ पे पहुँच पाई हूँ। तो जर्नी उतना टफ नहीं थी, काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी टफ हो जाती है, मेरे लिए क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट था उतनी टफ नहीं हो पाई। जी बिल्कुल, पेरेंट्स का अगर सपोर्ट हो तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। और उपासना जी, जैसे बहुत से बच्चे तैयारी करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका नहीं होता है, सेकंड में नहीं होता है, तो बहुत से बच्चे निराश हो जाते हैं। जी। तो आप उन बच्चों को मतलब क्या कहना चाहोगे कि वो अपना तैयारी करते रहें, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी ही? जी, यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है वो बहुत बड़ा, लाइक 1 साल का पूरा साइकिल रहता है, 1 साल पूरा एग्ज़ाम को कंडक्ट होने में लग जाता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा तो हमें लाइक धैर्य रखने की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें। उसके साथ साथ खुद को मोटिवेट रखना सबसे ज़्यादा तो ये रहता है कि खुद को मोटिवेटेड रखना और जो अपनी फेलियर्स है उससे सीखना। क्योंकि क्या होता है कि एक बार में नहीं हुआ, सेकंड टाइम नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस तो आ जाता है कि बच्चों में स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, पेरेंट्स क्या सोचेंगे या आस पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे। तो क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो हमें कहीं ना कहीं बच्चों को ये समझना होगा कि बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी क्वालिफाइड लोग हैं, तो ऐसे में हताश नहीं होना है। हमें कितना भी हो हम अपना फुल जो है, अपना फुल पोटेंशियल है पूरा जो है वो देंगे हम जी। तो ये ज़्यादा मैटर करता है। ये नहीं है कि एक बार फेलियर हो गया, सेकंड टाइम फेलियर हो गया तो आप हार के बैठ जाएं। मेरा भी ये 3rd अटेम्प्ट था, तब मेरे 3rd अटेम्प्ट में हुआ था, तो लाइक मैं भी फर्स्ट में मैंने इंटरव्यू दिया था, उस टाइम पे नहीं हुआ था, तो मैं भी काफ़ी डीमोटिवेट हुई थी उसमें कि, तो पेरेंट्स ने उसमें सपोर्ट किया कि नहीं कोई बात नहीं, फर्स्ट में नहीं हुआ तो फिर दोबारा से दे लीजिए। तो इस तरीके से कि जो बच्चे हैं उनका नहीं होता है फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में, तो उनको उनके पेरेंट्स से बात करें, अपने फ्रेंड्स से बात करें, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, क्योंकि कई बार स्ट्रेस होता है वो एक लिमिट तक तो हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे पोटेंशियल को डाउनग्रेड करने लग जाता है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि डीमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि जितना मोटिवेट रहेंगे उतनी जल्दी ही तो सफलता मिलेगी। जी जी। और उपासना जी, जब हम तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज के लिए खासकर, तो उस टाइम पे बहुत स्ट्रेस होता है। उसके बाद जब आप जॉब करते हैं तब भी स्ट्रेस रहता ही है। जी। क्योंकि मैंने कई बार सुना है कि जॉब मिलना इतना मुश्किल नहीं है जितना जॉब करना मुश्किल है। तो आपको क्या लगता है कितना डिफरेंस है इस स्ट्रेस लेवल में? जी दोनों ही काफ़ी डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस हैं। जहाँ तक जो एग्ज़ाम का स्ट्रेस रहता है उसमें तो क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स हैं और काफ़ी अच्छे, मतलब कंपटीशन काफ़ी टफ है, तो उसमें सिलेक्शन होना, मेरिट में आपका नाम आना, इन सब का स्ट्रेस रहता है। उसके साथ साथ फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो पेरेंट्स का प्रेशर आ जाता है, या अदर्स जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं उनका स्ट्रेस आ जाता है। गर्ल्स के लिए स्पेशली क्योंकि शादी की एज आ रही है या रूरल बैकग्राउंड से है तो उस पर अलग स्ट्रेस रहता है कि कोई और जॉब ले लो, इस तरीके से। जहाँ तक जॉब के स्ट्रेस की बात है तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें आप जो भी डिसीजन लेते हैं उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी। स्पेशली फील्ड में हो आप तो फील्ड में ऐसे सडन आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती है,
और उसमें आप जो भी डिसीजन लेंगे उसके लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, और आपके डिसीजन वहाँ पे काफ़ी लोगों को लाइक अफेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे स्ट्रेस लेवल आई थिंक जॉब के टाइम में जो रहता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। जी, और जो जैसे एग्ज़ाम टाइम का जो स्ट्रेस है उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? जी, पहले तो स्ट्रेस उतना ही लीजिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेस है वो आपको मोटिवेट भी करता है कि आप पढ़ाई करें, लेकिन ज़्यादा ना करें। ज़्यादा लेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट करने लग जाएगा, आपके पोटेंशियल को अफेक्ट करेगा। तो जैसे कि मैं करती थी तो मैं डेली योगा करती थी उसके लिए, या आप कोई भी क्रिएटिव हॉबी आप चूज़ कर सकते हैं, पेंटिंग हो गया या किसी तरीके की कोई हॉबी चूज कर लीजिए जिसमें आप आधा घंटा कभी लगा दीजिए, या म्यूजिक सुन लीजिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए ऐसे में, या आपके फ्रेंड्स से आपको किसी भी चीज़ का स्ट्रेस हो तो उनसे शेयर कीजिए। इस तरीके से आप अपने आप को लाइक मोटिवेटेड भी रख सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और उपासना जी, जैसे फील्ड का एक्सपीरियंस तो अलग ही होता है, तो आपने अपनी आईपीएस की ट्रेनिंग के दौरान जो सीखा और अभी आप फील्ड में आकर काम कर रहे हो, तो उसमें आपको कितना अंतर दिखा? जी, जो हमारी पुलिस एकेडमी है वो हमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ज़्यादा पढ़ाती है कि हमें डिसीजन कैसे लेने हैं, कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है डिसीजन लेने से पहले। तो वो थ्योरेटिकल थोड़ा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में हमें पढ़ाया जाता है। जब फील्ड में हम जाते हैं तो वहाँ पे चीज़ें होती हैं वो स्पेसिफिक अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके के डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है, सडन डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो ये रहता है कि जो हमें एकेडमी पढ़ाती है वो हमें हेल्प करती है उन डिसीजंस को लेने में, लेकिन डिसीजन हमें वहीं पे तुरंत लेने पड़ते हैं। तो आई थिंक दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि जो एनपीए की ट्रेनिंग है वो हमें प्रिपेयर करती है कि हम अपने फील्ड में डिसीजन ले सकें। जी बहुत अच्छे। तो आपके आगे कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पे आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा हो फील्ड में आने के बाद कोई भी निर्णय लेने में? अभी तो मुझे 6 महीने ही हुए हैं, तो अभी तक तो इतना कोई मतलब बहुत ज़्यादा टफ डिसीजन तो अभी तक लेने की ज़रूरत पड़ी नहीं है मुझे अभी। बाकी अभी तक तो थोड़ा पीसफुली चल रहा है। जी जी बहुत अच्छे। और उपासना जी, आप एक महिला भी हैं, साथ में एक पुलिस ऑफिसर भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए पुलिस में कितने अवसर हैं? जी, आर्मी हो गई या पुलिस हो गई, इस तरीके की ये थोड़ा सा मेल डोमिनेटेड एरियाज माने जाते हैं, सर्विसेज मानी जाती है हमारे में, लेकिन धीरे धीरे वुमेन इसमें आ रही है, वुमेन सभी जगह में आ रही है। गवर्नमेंट भी मोटिवेट कर रही है कि वुमेन हमारी पुलिस में ज़्यादा से ज़्यादा आए। उसके लिए इवन रिजर्वेशन का भी कंसेप्ट आ रहा है कि हम इस तरीके के कुछ स्टेट्स में रिजर्वेशन भी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा चैलेंजेस तो हैं वुमेन के लिए, क्योंकि जैसे कि हम अपनी जो सबऑर्डिनेट्स के लिए देखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हो गए, तो वहाँ पे वुमेन को काफ़ी टाइम के लिए खड़े भी रहना पड़ता है, और वहाँ पे वॉशरूम ये सब चीज़ें बेसिक फैसिलिटीज़ का इशू भी आ जाता है कई बार। उसके अलावा जैसे कि न्यूक्लियर फैमिली होने लग गई है, तो बच्चे हो गए, छोटे बच्चों की देखभाल, क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी मानी जाती है तो वो भी फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है। तो इस तरीके में थोड़ा सा चैलेंजेस तो हैं वुमेन के लिए, लेकिन फिर भी मतलब वुमेन काफ़ी इसमें आ भी रही है और अच्छे से परफॉर्म भी कर रही है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। उसके अलावा थोड़ा सा है कि धीरे धीरे एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहा है। जो हमारी मेल डोमिनेटेड जो ये फील्ड्स थी, अब ये फीमेल को एक्सेप्ट भी कर रही है, फीमेल फ्रेंडली एनवायरनमेंट धीरे धीरे बन भी रहा है। ऑल्दो इसमें काफ़ी कुछ और सुधार की भी गुंजाइश है, काफ़ी और कुछ होगा भी आगे धीरे धीरे, जैसे जैसे फीमेल की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। जी, जैसे अभी महिला थाने अलग से बनाए गए हैं और दुर्गा शक्ति ऐप वो चलाई गई है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो इनसे महिलाओं की सुरक्षा तो होगी ही। आपको क्या लगता है, क्या जो लड़कियां हैं यंग एज में है उनको प्रेरणा मिलेगी पुलिस में आने के लिए? जी, क्योंकि ये बोलते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो वो जब महिला पुलिस है या दुर्गा शक्ति है वहाँ पे जाती है, लोगों के बीच में जाती है, तो बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन होता है कि हाँ, फीमेल्स को भी कि हमें भी बनना है इसी तरीके से। जैसे कि मुझे याद है कि हम विलेज विजिट में या विलेज टूर पे जाते हैं तो काफ़ी लड़कियां हमारे पास आती है कि मैडम हमें भी आपके जैसे ही बनना है। तो उनको जो दिखता है तो उनका भी मन कहीं ना कहीं हम मोटिवेट होती है कि हमें भी ऐसे ही बनना है, हमें भी पुलिस में जाना है। जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप मोटिवेट भी कर रहे हैं लोगों को, साथ में लड़कियों को। तो जैसे अभी
अगर हम बात करें इसकी सेल्फ डिफेंस की, अगर हम बात करें जी जो लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्या पुलिस की ओर से इस तरह का कोई मोटिवेशन या कुछ इस तरह का प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि जहां लड़कियों को मोटिवेट किया जाए कि वो सेल्फ डिफेंस एजुकेशन ले या अपनी सुरक्षा खुद करना सीखें? जी, इसके लिए पुलिस की तरफ से भी कैंप भी ऑर्गेनाइज होते हैं, स्कूलों में पुलिस जाती भी है, बच्चों को मोटिवेट भी करती है। अभी क्योंकि कोविड टाइम था तो इसलिए स्कूल्स बंद थे, तो ये एक्टिविटी थोड़ा सा स्टॉप हो रखी थी, वरना पुलिस मार्शल आर्ट की क्लासेस भी ऑर्गेनाइज कराती है। उसके अलावा जो दुर्गा शक्ति ऐप है वो भी इसके लिए पब्लिसिटी करते हैं कि मतलब दुर्गा शक्ति की जो हमारी जो गाड़ी है वहाँ पे भी जाती है, उनको सेल्फ डिफेंस के बारे में मोटिवेट करती है। स्कूलों में जाते हैं, बच्चों को बताते हैं कि मतलब नॉट ओनली लाइक फॉर गर्ल्स, ये सबके लिए बहुत कंपलसरी चीज़ हो गई कि सेल्फ डिफेंस तो सबको आना ही चाहिए। जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, यहाँ से तो मोटिवेशन मिलती है कि लड़कियाँ जो पुलिस में आ जाएं। अब जैसे आप हैं, आप एक आईपीएस बन भी गई हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज में आप हैं, तो पुलिस सर्विसेज में आने के बाद महिलाओं को कैसे चुनौतियों का सामना, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? जी, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया भी था कि कुछ थोड़ा सा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, थोड़ा सा माइंडसेट चेंज होने की ज़रूरत है, फीमेल्स को एक्सेप्टेंस की थोड़ा और ज़रूरत है कि हमारा मेल जो काउंटर पार्ट है पुलिस में वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि फीमेल्स आ रही है, फीमेल फ्रेंडली थोड़ा एनवायरनमेंट बनाया जाए। जैसे कि जो छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए कृषि सर्विसेज वगैरह हैं, गवर्नमेंट इनके लिए कर भी रही है। ये धीरे धीरे ये चीज़ें कृषि सर्विसेज हो गई या बेसिक फैसिलिटीज जो वुमेन के लिए है, उन सब के लिए गवर्नमेंट खुद भी देख रही है, इनिशिएटिव लिया जा रहा है इन सब चीज़ों में। जी बिल्कुल, और बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं कि जिनका मन तो बहुत होता है कि वो पुलिस सर्विसेज में जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं घर वालों का या समाज का प्रेशर उनके ऊपर होता है, वो जा नहीं पाती हैं। तो किस तरह से लड़कियों को तो मोटिवेट किया जाए, उनके पेरेंट्स को भी किस तरह से मोटिवेट किया जाए कि इनको आप जो ये करना चाहती हैं वो करने दीजिए? जी जी, मुझे लगता है कि जैसे आप इस तरीके के सेशन ऑर्गेनाइज करा रहे हैं तो ये जब लाइव टेलीकास्ट होंगे तो कहीं ना कहीं इसको देख के भी पेरेंट्स में मोटिवेशन आएगा। उसके अलावा जैसे कि हम लोग पब्लिक से मीट करते हैं, पब्लिक मीटिंग करते हैं, तो वहाँ पे या कोई भी इस तरीके का सेमिनार होता है तो वहाँ पे भी हम थोड़ा सा इस चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं कि मतलब लड़कियों की एजुकेशन पे स्पेशल ध्यान दिया जाए, वो जो कैरियर चूज करना चाहती है उनमें उनको थोड़ा सा हेल्प की जाए। इसके अलावा हम भी स्कूलों में जाके भी बच्चों को मोटिवेट करते हैं, वहाँ पे भी लड़कियों को भी मोटिवेट करते हैं कि आप आइए, मतलब इस फील्ड में आइए। उसके अलावा हम टीचर्स को भी मोटिवेट करते हैं कि जो पीटीएम होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, उनमें भी उनको मोटिवेट करिए, उनके पेरेंट्स को, कि बच्चे जो फील्ड चूज करना चाहते हैं उनको सपोर्ट करिए। जी बहुत अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा आप काम करते हैं कि आप स्कूल में जाके भी बच्चों को मोटिवेट करते हैं। तो कितना आपको सपोर्ट देखने को मिलता है टीचर्स की तरफ से या पीटीएम में जैसे पेरेंट्स की तरफ से? कुछ टीचर्स आपको बताते हो कि हाँ इनके पेरेंट्स को हमने समझाया और ये इस तरह से तैयार हुए? जी, मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे ना मतलब अवेयरनेस काफ़ी बढ़ रही है। अब लड़की मतलब अब पेरेंट्स थोड़ा सा कि लड़कियां भी आगे आएँ तो उसके लिए कोशिश तो काफ़ी कर रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हमसे आके भी मिलते हैं कि हमारी बच्ची को एक बार बता दीजिए प्रिपरेशन कैसे की जाती है, तो इस तरीके की चीज़ें भी आती है। टीचर्स भी बोलते हैं कि वो उनके पेरेंट्स को समझाते हैं, तो टीचर्स का भी कहना होता है कि हाँ पेरेंट्स इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो काफ़ी कुछ पॉजिटिव आ भी रहा है और काफ़ी कुछ और पॉजिटिव होने की ज़रूरत भी है। जी बहुत अच्छे, ये तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और पुलिस की अगर इसमें जितनी ज़्यादा भागीदारी होगी तो कहीं ना कहीं लोगों पे उसका असर भी बहुत पड़ेगा। जी। और एक मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जैसे जब हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं, तनाव मुक्त रहते हैं, तो हम कुशलतापूर्वक अपना काम कर पाते हैं। आप तनाव मुक्त रहने के लिए आप क्या करते हैं? जी, पुलिस की जॉब होती है तो इसमें स्ट्रेस लेवल तो काफ़ी रहता है, स्पेशली क्योंकि हम लोग क्राइम वगैरह से डील करते हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा माइंडसेट नेगेटिव होना नॉर्मल चीज़ है। तो इसको थोड़ा सा हटाने के लिए, थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रखने के लिए कुछ हॉबीज़ मैंने भी लाइक फॉलो कर रही हूँ। जैसे कि पेंटिंग करना मुझे पसंद है, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं पेंटिंग करती हूँ। इसके अलावा मैंने अभी फ्लूट क्लासेस भी स्टार्ट की है क्योंकि मुझे क्लासिकल फ्लूट सीखने का काफ़ी मन था, तो जब भी टाइम मिलता है तो उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसके अलावा बैडमिंटन, वॉलीबॉल, ये सब क्योंकि एनपीए में भी काफ़ी खेले थे, तो वो सब चीज़ें मुझे काफ़ी पसंद है, तो जब भी मुझे टाइम मिल जाता है तो वो खेलते हैं। जी बहुत अच्छे, ये तो आप बहुत ही अच्छा अपने आप को तनाव फ्री या तनाव मुक्त रखने के लिए आप काम करते हैं।
और मैं अंत में आपसे पूछना चाहूँगी उपासना जी, या मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारे जो युवा हैं, खास करके जो लड़कियां हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं, उनको आप कोई संदेश दें। जी जी, मैं जो भी सिविल एस्पिरेंट्स हैं उन सबको ये कहना चाहूँगी, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा सा लंबा चलता है, तो इसके लिए सबसे पहले आप थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिया, एक दिन आप 23 आवर्स पढ़ लिए, 23 ऑल्दो फिजिबल है, होता भी नहीं है, तो ऐसा नहीं करिए। आप कितने भी घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं या 5-6 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए। उसके साथ अपना जो एक बोलते हैं कि धैर्य रखिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में कंपटीशन काफ़ी टफ है, तो फेलियर्स होना भी लाजमी है, लेकिन उन फेलियर से घबरा के आप जो प्रिपरेशन है वो ना छोड़िए, बल्कि आप फेलियर से सीखिए कि आपने क्या गलती की थी, लास्ट टाइम क्या गलती की थी, उस चीज़ में अपने आप को इम्प्रूव करिए। उसके अलावा इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही खुद को मोटिवेटेड रखिए। इसके लिए स्ट्रेस, क्योंकि इसमें स्ट्रेस भी ज़्यादा रहता है, तो आप स्ट्रेस को कम करने के लिए कोई क्रिएटिव हॉबी चूज कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई गेम खेल सकते हैं, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करिए। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा कंटिन्यू आप हार्डवर्क की भी ज़रूरत है, लेकिन उसको स्मार्टली आप पढ़ाई करिए। और गर्ल्स के लिए तो मैं स्पेशली कहना चाहूँगी, क्योंकि जो ये जॉब है काफ़ी अब लड़कियों को एक्सेप्ट भी कर रही है। काफ़ी लड़कियां मेरे से पूछती है कि मैम हमारे लिए ये जॉब है वो थोड़ा सा मेल डोमिनेटेड है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है क्या? तो इसमें मैं बताना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कभी तक ऐसा कभी इनइक्वालिटी फील नहीं हुई है। तो आप लोग जितना भी है इस फील्ड में आइए, क्योंकि अभी हमारा जो परसेंटेज है इसमें पुलिस फोर्स में फीमेल का वो कम है, तो आप लोगों की काफ़ी ज़रूरत है। तो जितना हो आप प्रिपरेशन करिए और आइए इस फील्ड में। जी, उपासना जी से बातचीत करके एक बात तो साबित हो गई है कि जज्बातों में जिनके कुछ पाने की जान होती है, उन्हीं हौसलों की दुनिया में पहचान होती है। उपासना जी, आपसे आज बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू किरण जी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।